नमस्कार, मैं अंकित DSSB पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है या जो हमारा संस्थान है अभी वर्तमान समय में आपकी वार्डर की तैयारी के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार कर रहा है। और आप जानते हैं कि इसी श्रृंखला में हिंदी की जो हम एक तरीके से स्ट्रेटजी जो हम लेके चले हैं आपके साथ कि भाई आपको जो है वो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। और जो आपका पूरा कंटेंट है उस कंटेंट के साथ में यानी कि पहले आपको टॉपिक समझाया जाएगा और उसके बाद जो है वो आपको वो प्रश्न बताया जाएगा। और ये जो है एक तरीके से पढ़ने की मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटजी आप जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आपके पास ना तो इतना समय है कि आप अलग से टॉपिक पढ़ेंगे और ना ही ये कि भाई आप उसके बाद जो है वो प्रश्न हल कर पाएं। तो उसी समस्या को देखते हुए हमने जो है वो आपके लिए तरीका जो है वो निकाला है। और मैंने आपको पहले ही एक बात कही थी कि आप जो है वो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं वार्डर के अंदर 40 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। आप 110% श्योर जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है, इवन दो आपके जो एक तरीके से जो शब्द भंडार से जो प्रश्न आते हैं, विलोम आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, तत्सम तद्भव जो भी आते हैं आपके, आप उन सभी को सॉल्व करने का भी जो तरीका है वो आप समझ पाएंगे हमारे साथ, है ना। पर आपको जो है उसके लिए लगातार हमारे साथ बने जो है वो रहना पड़ेगा। तो हम कल जो है हमने बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो देखे थे और ये समझा था कि भाई किस प्रकार से जो है वो हम उन चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो आज के क्वेश्चन है आज उन्हें हम जो है वो देख लेते हैं एक बार और प्रयास करें कि उनको थोड़ा समझने का आप प्रयास करें, रटने का नहीं, है ना। अगर आप चीजों को ज्यादा बेहतरी से समझोगे तो वो सबसे बेहतर होगा। आपको समझने का प्रयास करना है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करते चलेंगे भाई, है ना, जो जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं। चलो देखो, अभी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी कि जितने भी मैं आपके समक्ष क्वेश्चन लाने लग रहा हूं ये सभी क्या हैं, PYQ हैं और किसके हैं, वार्डर के हैं। एक बात और ध्यान रखें, अगर ये वार्डर के हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कोई आप अदर एग्जाम जो आप देने वाले हो DSSB के, आप उनको उनके लिए इसे नहीं पढ़ सकते। देखो एक साधारण सी बात है, ये तो रणनीति हो जाती है एक तरीके से मैं कहूँ उनके लिए जो शिक्षा का जो फिलहाल जिन्होंने एक तरीके से व्यवसाय बना रखा है ना। नहीं तो आप जानते हो जब एक हिंदी जो है अपने आप में जो हिंदी विषय है, देखिए कोई भी अगर हिंदी को पढ़ रहा है इसका अर्थ है उसने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, विशेषण पढ़ा, तत्सम तद्भव शब्द पढ़े, समास पढ़ा, संधि पढ़ा। तो सीधी सी बात है वो यही टॉपिक पढ़ रहा है, सभी को ये पढ़ने होते हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये रहने दें कि भाई हमें जो है वो ये नहीं पढ़ना, ये तो सिर्फ वार्डर का है ना। ये जो है वो हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा, ये मैं 100% आपके समक्ष जो है वो गारंटी लेता हूं, है ना। तो चलो भाई आगे जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने कल आपको ये समझाया था, मैंने आपको एक बात कही थी कि उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, इन तीनों के अंदर अगर आपका उच्चारण बेहतर है, आपका उच्चारण अच्छा है, तो आप बड़े आराम से जो है वो अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहां पर है उपनिवेश, उपनिवेश, मैं जब इसका उच्चारण कर रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं उपनिवेश। कल भी यहीं पर हमने अंत करा था अपने एक तरीके से जो हमारी कक्षा रही है, आज जो है वो वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उपनिवेश इस तरीके से जो है वो हमने इसके अंदर से उपसर्ग जो है वो हासिल कर लिया था। चलो भाई अब ये देखिए ये पर्यायवाची हैं, ये जो शब्द भंडार के जो आपके प्रश्न है मैंने आपको बताया था, आप शब्द भंडार को अब प्रयास करें। देखिए लगातार आपको प्रयास तो करना है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, परंतु प्रयास करें कि आप ऑप्शन के हिसाब से कर पाए। और बहुत तो आपके बड़े आसान होंगे। जैसे ये देखिए लोचन, आप जानते हो नयन लोचन, लोचन जो है वो नयनों को यानी कि आपकी जो आंखें हैं उनको कहा जाता है ना। तो इसने क्या पूछा है कि लोचन का पर्यायवाची है कौन, किसका, आंख का पर्यायवाची है। स्वाभाविक सी बात है, इंद्र का नहीं है, सोना नहीं होता, कपड़ा नहीं होता। तो आप इस प्रकार से जो है वो ऑप्शन के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है वो आपको याद रखने, थोड़े से पर्यायवाची के चाहे एक तरीके से किसी के भी आए, आपके विलोम शब्द इत्यादि के जो प्रश्न आपके समक्ष आते हैं, क्योंकि ये व्याकरण से संबंध नहीं रखते परंतु फिर भी एग्जाम में तो आते हैं, तो आपको इन्हें समझना है ना। देखो भाई शब्द क्या है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। देखो यहां इस बात को आप समझना, अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है। देखो ज्ञ, जे, हालांकि जे है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, परंतु फिर भी अगर हम अब जन सामान्य का जो उच्चारण है उसी अनुसार चलने लग रहे हैं। तो इसमें क्या है, अल्पज्ञ। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम, और ज्ञ का मतलब होता है, यहाँ ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, यानी कि जिसको कम ज्ञान हो या कम जानकारी जिसको हो, है ना, तो उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है अब जिसको ज्यादा होगी जानकारी तो उसको क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। बहु मतलब ज्यादा, ज्ञ का मतलब जानना, तो बहुज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ तो हो जाता है जो सबको जान चुका है, जो हर चीज को जान चुका है, परंतु हम यहाँ पे अल्प के हिसाब से बहुज्ञ के साथ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपका जो ऑप्शन होता है, आप हमेशा याद रखना, जो सर्वाधिक उपयुक्त आपका ऑप्शन होता है आपको हमेशा वही चुनना होता है। जो सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि जो सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन है आप उसका चयन करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो विलोम शब्द से है। अमृत आप सभी परिचित हैं, बड़ा सरल सा स्वाभाविक सा आपका ये प्रश्न हो जाता है ना। आपका जो अमृत है, अमृत यानी कि जो अमर कर देता है ना, तो उसका विलोम क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा। जो उसका उल्टा है, तो अमृत का उल्टा क्या हो गया? विष हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अमर तो वो व्यक्ति हो जाता है, यहाँ पे अमृत के हिसाब, अमृत पीने के बाद अमर होता है। हमें तो अमृत के बाद ये मतलब सॉरी अमृत का जो है वो विलोम देखना है, तो वो विष हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। चलो भाई, मलिन गंदा होता है, उज्जवल प्रकाशित कह सकते हो आप। प्रतिकूल, देखो प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती है, एक होता है अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल स्थिति, अनुकूल का मतलब होता है जो आपकी एक तरीके से मैं कहूं आपकी बेहतरी के लिए या जो आपके अनुसार जो है अच्छा माहौल जो होता है वो अनुकूल होता है। जैसे मान लीजिए अभी का जो समय है वो आप अगर बेहतर तरीके से एक तरीके से शिक्षा अगर आप प्राप्त करते हैं, अगर आप ज्यादा चीज जगह नहीं भटकते, एक जगह निर्धारित रहकर आप अपना अध्ययन पूरा करते हैं, तो आपके लिए ये परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं कि आप भविष्य में कामयाब हो जाएं। परंतु अगर आप ऐसे अलग अलग जगह भटकते रहे, आप चीजों को सही तरीके से बेहतरी तरीके से नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी, यानी कि आपके विपरीत हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिकूल का मतलब होता है जो आपकी एक तरीके से विषम स्थिति है, जो खराब स्थिति है। तो इसका विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। ठीक, साधारण सा आपका ये प्रश्न है। चलिए भाई इसे देखें, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने ये चीजें समझाई थी, पर मैं बता रहा हूं, मैं पुनः आपको बताऊंगा, है ना। आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है? संज्ञा पदबंध, यानी कि देखो पदबंध उसको रहने दो, हम सिर्फ शब्द के प्रति जाते हैं। संज्ञा आप जानते हैं, समज्ञ जिसको मतलब एक तरीके से जान लिया गया वो पूर्ण रूप से, यानी कि कोई भी जो नाम होता है वो हमारा संज्ञा होता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करा गया वो सर्वनाम है। क्रिया, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने या करने को दर्शाता है वो क्रिया होता है। स्वाभाविक रूप से आप ये सभी जानते हैं, है ना। और फिर आता है विशेषण। विशेषण आप जानते ही हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो इनकी विशेषता बताए। विशेषता मतलब जो बड़ाई करे आपकी, एक तरीके से कि भाई आपकी खुशामदी के रूप में हम कह सकते हैं कि वो आपकी बड़ाई करेगी, भाई आप तो कमाल हैं आप तो, है ना। अब यहां आ जाओ, प्रश्न क्या? देखो पहले ऑप्शन से जा रहे हैं हम वापस। चांद से भी प्यारा, मुझे एक बात बताओ, ये आप किसी का नाम बता रहे हो, है ना? नहीं बता रहे। संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो, क्या ये सर्वनाम है? नहीं है। कोई काम बता रहे हो कि कुछ काम होने लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये तो आप बड़ाई मार रहे हो किसी की, आप किसी की विशेषता बताने लग रहे हो। भाई ये तो चांद से भी प्यारा है ना। ये स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं, भाई हम किसी को कहते हैं कि भाई ये तो चांद स्वरूप है, यानी कि साक्षात चांद जैसा है, तो आप विशेषता बताने लग रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आपका कैसा पदबंध है? आपका विशेषण पदबंध है, जिसके अंदर विशेषता बताई गई है। साधारण सी बात है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, डीएसएसबी जो है, जो आपका ये बोर्ड है, आप एक स्वाभाविक सी बात है, जब आप अधिकांश प्रश्न जो आपके पत्र हैं आप क्वेश्चन पेपर देख पाओगे, तो उसके बाद आप इस एनालिसिस पर पहुंचोगे, या एक आप ये आधार बना पाएंगे कि भाई इसके आधार पर कि मतलब जो इसके अंदर प्रश्न आते हैं वो बहुत सारे प्रश्न आपके कैसे होते हैं? स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपसे सीधा पूछा जा रहा है किसके कितने भेद हैं, क्या ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर जो हैं वो आपके प्रश्न हैं। और आप जानते ही हैं, वाक्य से संबंधित एक प्रश्न जो है वो आपका और आया था, जिसमें रचना के आधार पर आपसे वाक्य पूछा गया था। रचना का मतलब होता है कि उसका निर्माण जो है वो किस तरीके से हुआ है। और आप जानते हैं रचना के आधार पर कितने भेद थे वाक्य के? 3 थे। भाई 3 तरीके का वाक्य होता है, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त होता है, एक मिश्र होता है। 3 प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। परंतु यहां उसने क्या पूछा? देखो मैंने यही तो बात कही थी आपसे, आपको वो टॉपिक ही देखना है, और ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि आपको वो टॉपिक देखना है। वाक्य से इसने पहले भी प्रश्न पूछा और अब फिर दोबारा पूछा है। क्या पूछा? अब की बार क्या कह रहा है? अर्थ के अनुसार। इसने अर्थ के आधार पर पूछा, ये था रचना के आधार पर, और अब पूछ रहा है अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के? तो वो होते हैं आपके 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार का, कई जगह देखो इसका 10 प्रकार का उल्लेख जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, परंतु हम ऑप्शन के हिसाब से भी जाएंगे तो हम 8 ही हमें जो है वो दिख रहा है, और हम 8 के साथ रहेंगे। अभी थोड़ा सा हम समझेंगे कि 8 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार का मतलब क्या है? आपने कोई वाक्य पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, है ना। भाई आपने एक वाक्य देखा कि जैसे मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई मेरी एक तरीके से मैं दुआ करता हूं कि आप सभी जो हैं अपने जीवन में कामयाब हो जाएं, तो ये मेरी इच्छा है। आपने जब इस वाक्य को सुना तो आपको लगा कि भाई ये इनकी इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं कहूं कि भाई अगर आप मतलब एक तरीके से जो भी है कोई, अगर मैं कोई तथ्य के बारे में बात करता हूं कि जो सूर्य है मान लीजिए वो पूर्व दिशा से उदित होता है, तो मैंने एक जो आपका विधि का नियम है, यानी कि जो प्रकृति का नियम है, मैंने वो बताया, तो ये कैसा वाक्य? ये विधानवाचक वाक्य हो गया। यानी कि हम यहां पर अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थ के आधार पर। इसीलिए वाक्य कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। अभी उन्हीं को एक बार जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ देखते चलेंगे, हम चीजों को समझना है हमें, है ना। देखिए भाई
ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये समझनी होंगी। मैंने अभी आपको क्या कहा, रचना के आधार पर वाक्य जो थे वो ये हैं, आपके 3 प्रकार थे, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र। मैंने आपसे कहा था कि भाई सरल वाक्य से प्रश्न जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा ये है। सरल का मतलब आसान, स्वाभाविक सा, जो आसान सा वाक्य होता है आपका, इससे इसलिए प्रश्न भी नहीं आता। अब यहां समस्या क्या होती है, इन 2 में होती है, संयुक्त में और मिश्र में। मैंने क्या कहा था, देखो संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि 2 हैं तो ये जोड़ रहा होगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करे, और इसके अंदर दोनों वाक्य कैसे होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का अर्थ क्या होगा, यानी कि अपने आप में दोनों का अर्थ अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है वो रहता है। लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, है ना, अंकित सर ने कहा कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब मैं अगर यहां ये कह देता कि अंकित सर ने कहा कि, अगर मैं इतने ही वाक्य में रुक जाता, तो आप कहोगे नहीं भाई समस्या है, कुछ और आना चाहिए, आगे कुछ और चाहिए। यानी कि जहां वाक्य पूरा ना हो, जहां आवश्यकता पड़े, वही क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। जहां पर आपको आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं भाई इस बात को पूरा करो, कुछ तो कहो आगे, तो ये मिश्र वाक्य है, साधारण सी बात है ना। और जो आपके 2 सरल वाक्य होते हैं, अलग अलग आपके 2 इंडिपेंडेंट वाक्य, और आप उनको जोड़ें, है ना। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, और उसके बाद मैं कहूं और मैं खाना खाता हूं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य। भाई मैं स्कूल जाता हूं, बात हो गई पूरी, चला गया, और मैं खाना खाता हूं, वो भी बात पूरी होगी, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ दिया, और जो है मैंने उसके अंदर आपका अव्यय लगाया, और उसके कारण मैंने उसको जोड़ दिया। तो ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ये छोटा सा अंतर है इसके अंदर बस। वहां दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, किसमें, संयुक्त में, और मिश्र वाक्य के अंदर एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है, निर्भर होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो रचना के आधार पर आपके वाक्य थे, है ना। इसके बाद हैं आपके अर्थ के आधार पर, जो मैंने अभी बताया। देखो आपको इन्हें रटना नहीं, आप एक बार ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे, आपको समझ में आएगी बात। मैंने यही कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, हिंदी से सरल कोई भाषा नहीं पूरी दुनिया के अंदर, जो अपने आप को कहने मात्र से स्पष्ट कर दे। भाई जो कहा जा रहा है वही हो रहा है उसके अंदर। अब देखो विधानवाचक, आप जानते हो विधि विधान, हम कहते हैं भाई जो प्रकृति के नियम हैं, जो विधि विधान की चीजें होती हैं, वो ही किस में आती हैं, विधानवाचक वाक्य के अंदर आती हैं। हम जिन्हें एक नॉर्मल तौर पे कह सकते हैं भाई यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमारे होते हैं, है ना। इसके बाद इच्छावाचक, जो किसी की इच्छा को बताएं, जैसे मैं कहूं तुम जीते रहो, है ना, तुम सुखी रहो, यानी ये क्या कह रहे हैं, ये इच्छा को बताने लग रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि भाई तुम सफल होते रहो, है ना। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए, मैं आपको कहूं कि भाई मेरे लिए जल लेकर आइए, तो मैंने आपको आज्ञा दी कि भाई आप मेरे लिए पानी ले आओ। मैं कहूं आपको आप अब पढ़िए, पढ़ने का समय आ गया, है ना, इससे बाद में तो फिर समय नहीं है, फिर वो आपकी स्थिति वो हो जाएगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो स्थिति नहीं लानी हमें, उसी चीज को समझना है। तो वो तो आज्ञावाचक। निषेधवाचक, निषेध आप जानते हैं, निषेध का अर्थ मना करना, यानी कि जिसमें आपको किसी कार्य को करने से क्या करा जाए, मना कर, भाई ऐसा मत करिए, आप धूम्रपान मत करो यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर शोर मत मचाइए। तो यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको मना करा जाए। प्रश्नवाचक, जिसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, आपसे प्रश्न पूछ ले, भाई आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, है ना, आपने समय व्यर्थ क्यों करा, आपसे प्रश्न पूछा जाने लग रहा है। विस्मय आदि बोधक, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताई होगी, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ऐसा आपका जो है इसमें प्रतीक बनता है आपका, है ना। विस्मय को जो दिखाता है, हाय, अरे, ओह, दुख, क्रोध, हास्य, इस सब को जिसके माध्यम से दिखाया जाए, ये क्या होता है, विस्मय आदि बोधक आपका वाक्य होता है। और फिर संकेतवाचक, जिसमें आपको संकेत दिए जाएं। और फिर आता है संदेहवाचक, संदेह का मतलब डाउट, यानी कि जिसमें आपके ऊपर संशय कर लिया जाए, ऐसा हुआ होगा, कल बारिश हो सकती है, श्योरिटी नहीं है, हो सकती है, संदेह है। तो ये अर्थ के आधार पर आपके कितने वाक्य हो गए, 8 वाक्य हो गए। और मैं कहता हूं कि आपको बस इन्हें क्या करना है, पुनः सुनना है, बार बार आप सुनोगे, आपकी स्मृति में ये चीजें रह जाएंगी। भाई हिंदी बड़ी सरल है, इसलिए आपके मस्तिष्क में वो रुक जाएगी। चलो भाई, ये हमारा प्रश्न था, आगे देखते हैं। देखो भाई, इसमें एक बात कही गई है, पानी बरसा, किस प्रकार का वाक्य। अभी आपने वाक्य पढ़े, और मैं कहता हूं वाक्य से प्रश्न देखिए कई आएंगे, और आपको उन्हें बड़े आराम से जो है, बड़े सरल तरीके से उन्हें हल करना है। अब यहाँ पे एक बात उसने कही है कि भाई पानी बरसा, भाई इसमें 2 वाक्य है ही नहीं। जब 2 वाक्य नहीं है तो हमारे 2 ऑप्शन सीधे कटते हैं यहाँ से, मिश्र और संयुक्त, क्योंकि मिश्र और संयुक्त दोनों ही क्या चाहते हैं, 2 वाक्य चाहते हैं, वो गए। तो एक सीधी सी बात है, हमारा कैसा वाक्य बच जाएगा, सरल वाक्य बच जाएगा, स्पष्ट और सरल जो है वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलो भाई देखो, अब देखो वाक्य के कितने प्रश्न आ रहे हैं, और मैं कहता हूं आप अगर स्मृति के आधार पर एक बार उन्हें सुन ही लेते हैं तो उससे ही मात्र आपका हल हो जाएगा प्रश्न। देखो क्या कहा, मैंने कहा होगा, इसने क्या कहा होगा,
श्योरिटी तो नहीं ली ना कि मैंने कहा है, गारंटी आई नहीं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अर्थ के आधार पर एक वाक्य ऐसा है जिसमें संदेह बताया जाता है, संशय होता है, डाउट रहता है, तो सीधी सी बात है कौन सा वाक्य है वो संदेहवाचक है। यानी कि इसमें श्योरिटी नहीं थी इसलिए संदेहवाचक है। भाई इसमें कोई इच्छा नहीं बताई जा रही, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें विस्मय मतलब एक विस्मयबोधक चिन्ह इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देखो अगर आपको ये सबसे सरल होता है, जो विस्मयादि बोधक आपके वाक्य होते हैं वो बड़े आसान से आप पहचान सकते हो। कैसे? देखो यहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, अगर ये ही इस तरीके से होता, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां लगा देते तो ये आपका ये वाक्य हो जाता विस्मयवाचक। साधारण सी बात है। तो इसमें तो पूर्ण विराम था, स्वाभाविक सी बात है, ये तो होगा ही नहीं। चलो भाई आगे देखते हैं। ये हमारे जो हैं ये इतने प्रश्न थे। देखिए आपके समक्ष जो हैं वो अभी मैंने एक तरीके से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है क्या, जो वाक्य के आपके प्रकार है ना, रचना और अर्थ दोनों के आधार पर आपको इन वाक्यों को जो है वो समझना है। और जो बाकी के प्रश्न हैं वो हम हल कर चुके हैं, है ना। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, देखो स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको एक बात कहता हूं, आप जो प्रश्न का उत्तर है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, है ना। वो कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। पर एक सीधी सी बात है, दो तरीके हैं, मैंने आपको यही बताया, या तो आपने प्रश्न पढ़ा, आपको दिखते के साथ पता चल गया भाई इसका आंसर ये। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आप ऑप्शन नेग्लेक्ट करें। मैं ये दो ही तरीके से आपका प्रश्न मतलब एक प्रश्न का उत्तर आ सकता है। और मैं ये आपसे पुनः कह रहा हूं, फिर एक बार कहता हूं, हिंदी अपने आप में बहुत सरल है, स्वाभाविक भाषा है। आप अगर एक बार थोड़ा सा अगर इसको सुनेंगे भी, थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का, तो आपके बहुत अच्छे प्राप्तांक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे कुछ ही प्रश्न थे, परंतु आप प्रयास करें कि ये वाक्य के प्रकार याद करें, है ना। मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से प्रतिदिन जो है वो ऐसे ही कुछ टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा और उनसे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसमें 3 से 4 प्रश्न जो है वो वाक्य के आए हुए हैं, है ना। कई प्रश्न आपसे संज्ञा के पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर जो है वो हम आपके सामने प्रश्न लेकर आते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम अगले सेशन में, पुनः आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।